दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव होने में महज 2-2.5 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस वक्त तक बिहार में यह स्पष्ट नहीं है, ये क्लैरिटी अब तक नहीं आ पाई है कि आखिर बिहार वासी क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में बिहार बढ़ रहा है और किस तरह की राजनीतिक संधियों को जनता स्वीकार करने के लिए इस दफा तैयार बैठी है या किसको रिजेक्ट करने के लिए तैयार बैठी है। पिछले 20-25 सालों में इस तरह का इलेक्शन कभी देखने को नहीं मिला। 1995 से ही यदि देखें तो चुनाव अब तक प्रो लालू या एंटी लालू होता रहा है, यानी प्रो आरजेडी या एंटी आरजेडी होता रहा। 2010 का चुनाव अपवाद जरूर कह सकते हैं, जब नीतीश कुमार के पक्ष में एक प्रो इनकम्बेंसी चल रही थी, यानी सत्ता समर्थक लहर चल रही थी। अब की स्थिति में न तो कोई सत्ता विरोधी लहर दिख रही है, न ही कोई सत्ता समर्थक लहर दिख रही है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में शक की निगाहों से जरूर देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अब अगले दरवाजे पर आने के लिए बेताब दिखती है। और इस बेताबी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार की गुटबाजी और जिस प्रकार की राजनीतिक टांग खिंचाई हो रही है, हर राजनेता खुद को वसुंधरा राजे या शिवराज सिंह चौहान बनने के लिए जैसे तैयार ना हो, उस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करने की दिशा में आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक किसी भाजपा नेता को मुख्यमंत्री का पद नसीब हुआ नहीं है बिहार में, लेकिन हालात यही है कि कहीं वसुंधरा वाले हालात ना हो जाए, कोई भजन लाल शर्मा बीच में ना टपक जाए। इस आशंका ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर की गुटबाजी को क्षेत्रवार, जिलावार इस कदर आगे बढ़ा दिया है कि चुनावी संभावनाएं वैसे ही खटाई में पड़ती दिख रही है। लेकिन किसकी संभावना खटाई में पड़ेगी, किसकी संभावना आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, इतना जरूर है कि आज की तारीख में संभावनाओं पर कोई सटीक भविष्यवाणी करने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन राहुल गांधी की बिहार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा ने इस बात को जरूर पुष्ट किया है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनी है, तब से बिहार की जनता आरक्षण बचाने के लिए चुनाव में जा रही है। कभी संविधान बचाने के लिए भी जाने की नौबत आ गई थी और अब वोट अधिकार बचाने के लिए चुनाव में जा रही है। यानी 5 किलो राशन के सिवा सब कुछ बचाने के लिए यदि जनता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी इन परिस्थितियों की बने या ना बने, लेकिन विपक्ष लाभार्थी बन सकता है। लेकिन क्या विपक्ष वाकई इस परिस्थितियों का राजनीतिक लाभार्थी बनने के लिए तैयार है? दरअसल बिहार की सामाजिक संरचना को देखें तो उसमें 2-3 चीजें साफ दिखती है। पहला, भारतीय जनता पार्टी बिहार के शहरी मध्य वर्ग से निकलकर नरेंद्र मोदी के दौर में ग्रामीण बिहार तक भी ठीक ठाक स्थिति में पहुंची, इससे इनकार नहीं कर सकते। दूसरा, बिहार में नीतीश कुमार ने गैर यादव पिछड़ा वोट बैंक और गैर पासवान दलित वोट बैंक को बड़ी संख्या में मोबिलाइज किया और वो मोबिलाइज वोट बैंक महागठबंधन के पक्ष में गैर राजद सीटों पर तो एक बार फिर आरक्षण या संविधान बचाने या वोट अधिकार बचाने के नाम पर तैयार है, लेकिन लगभग 140 के करीब सीटें जो राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, क्या वहां इसके लिए वो तैयार है? और तीसरा, प्रशांत किशोर फैक्टर ने बिहार को किस तरह से प्रभावित किया है, और इन तीनों फैक्टर को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो बिहार के चुनाव के बारे में कोई भी सटीक भविष्यवाणी करना या काफी हद तक सटीकता के करीब पहुंचने की कोशिश करने का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। बिहार में 3 प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और आज से नहीं, यह स्थितियां तकरीबन 1998-99 के लोकसभा चुनाव से विद्यमान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल है, तीसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड है जो पहले समता पार्टी के नाम से जानी जाती थी। और इन 3 राजनीतिक दलों की स्थिति यह है कि ये 40-80 सिंड्रोम में फंसे हुए हैं। अब ये 40-80 सिंड्रोम क्या है? दरअसल कई सारे फैक्टर मैंने आपको बताए अभी, और 40 से 80 के बीच में ये तीनों पार्टियां कहां पहुंचेंगी, इसको लेकर के मंथन का दौर और जनता के बीच में किस प्रकार के कैंडिडेट इन पार्टियों के द्वारा बिहार की 243 सीटों पर दिए जाएंगे और कैसे 122 का बहुमत का मैजिक फिगर छूने की कोशिश की जाएगी, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा।
प्योर इक्वेशनल चुनाव हो चुका है। समीकरण आधारित इस चुनाव में न तो किसी की लहर है, न ही किसी के पक्ष में माहौल है। हाँ, ये जरूर है कि इन तीनों पार्टियों में सबसे बड़ा वोट बैंक राष्ट्रीय जनता दल का जरूर दिखाई दे रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी इजाफा करती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन चुनाव करीब आते आते अब यह भी दिखाई देने लगा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सीटों पर तो इजाफा कर रही है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय जनता दल वाली सीटों पर यादव बनाम गैर यादव के बीच की परिस्थितियां जो ओबीसी वर्ग के बीच, ईबीसी वर्ग के बीच विद्यमान है, उसे तोड़ने में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का मिशन सफल नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सीटों पर कुछ हद तक सफल हो रहा है। दलित वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस की सीटों पर दिख रहे हैं। माइनॉरिटी की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए माइनॉरिटी और दलित वोटों को गोलबंद करने की दिशा में सबसे बड़ी शर्त या पूर्व निर्धारित शर्त के तौर पर कांग्रेस पार्टी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है कि 122 के आंकड़े को छू लिया जाए? दरअसल जिस 40-80 सिंड्रोम का मैंने जिक्र किया, थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में मैंने कहा यह 40-80 सिंड्रोम है। आज की तारीख में 40-80 सिंड्रोम को थोड़ा ज्यादा खुल करके आपके सामने रखें तो एक बात साफ दिखाई देती है, जो तीनों बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति यही है कि खराब परफॉर्मेंस करेगी तो 40 तक जाएगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 80 तक जाएगी। यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है, वो भी यदि खराब प्रदर्शन करेगी तो 40 तक जा सकती है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 80 तक जा सकती है। और जनता दल यूनाइटेड की भी स्थिति यही है कि खराब प्रदर्शन करेगी तो 40 तक जाएगी, जैसे पिछली बार चिराग मॉडल की वजह से पहुंची थी 43 पर, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 80 तक जाएगी। तो ये 40 से 80 के बीच में कौन कहां टिकेगा, वो तय करने के लिए बिहार में पहली चीज कैंडिडेट और सामाजिक समीकरण कैसे बनते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी की बात यदि हम करें तो कांग्रेस पार्टी को यदि पूर्व के चुनाव को देखें तो एक गलतियों का पुतला नजर आती है, खास करके बिहार को समझने में, पोस्ट मंडल राजनीति की दशा और दिशा को समझने में कांग्रेस पार्टी अब तक नाकाम रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पीछे जिस तरह से आरजेडी का वोट बैंक खड़ा होता है, या पिछली बार सत्ता बेहद करीब आते आते चिराग मॉडल की वजह से ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव के करीब जो सत्ता पहुंच गई थी, उसने इस बात का एहसास तो करा दिया है आरजेडी के वोटर को कि गठबंधन का प्रत्याशी किसी भी दल का हो, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है तो दलीय आग्रहों को और गठबंधन के अंदर लालटेन देखने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना होगा। जिसे गठबंधन टिकट दे उसके पक्ष में जाकर खड़ा करना होगा। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सकारात्मकता 2020 से सबक लेकर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के पक्ष में आती हुई दिखी है। लेकिन उसके आगे की परिस्थितियों को यदि देखें तो एक बात साफ दिखती है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल 40 से 80 के बीच झूलने के हालात क्यों है। शुरुआत आरजेडी से ही करें तो आरजेडी के हालात यही बने हुए हैं कि अगर बहुत मजबूती से एनडीए गठबंधन लड़ा, प्रशांत किशोर फैक्टर पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया। मान लीजिए प्रशांत किशोर को 2-3% से ज्यादा वोट नहीं मिले पूरे बिहार में, तो राष्ट्रीय जनता दल 40 सीटों की संख्या के आसपास सिमटने के हालात बन सकते हैं। रही बात जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड की जो स्थिति है उसको समझने के लिए बिहार के अर्बन रूरल डिवाइड, ग्रामीण शहरी डिवाइड को समझना जरूरी हो जाता है। बिहार में जिला मुख्यालय और शहरों की सीटें मिलाकर तकरीबन 45 सीटें होती हैं और उन 45 में लगभग 42 सीटें बीजेपी लड़ती है। 2-3 सीटों पर ही उसके सहयोगी दल जिसमें जेडीयू है, लोजपा है, सब मिलकर के लड़ते हैं। ग्रामीण बिहार की जो 198 सीटें हैं, उन ग्रामीण बिहार की सीटों में देखें तो जनता दल यूनाइटेड 100 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने जा रही है। यह बात करीब करीब तय है, यानी रूरल बिहार की सीटों में आधी से ज्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड लड़ेगी। यह बात एकदम शीशे की तरह साफ है। तो जब जनता दल यूनाइटेड रूरल बिहार में चुनाव लड़ रही है और रूरल बिहार में दो बातें अभी भी साफ साफ दिखाई देती है। जहां राष्ट्रीय जनता दल से जेडीयू की लड़ाई है या राजद से लड़ाई नहीं भी है, वहां यादव वर्सेस नॉन यादव की डिवाइड एकदम विजिबल, साफ दिखाई दे रही है। और जहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से ही लड़ाई है, मतलब कांग्रेस या लेफ्ट से जेडीयू की लड़ाई नहीं है, वहां महादलितों के बीच भी ये स्थिति राष्ट्रीय जनता दल को लेकर जो है वो कुछ हद तक बनी हुई है।
ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा यथार्थ है, जिसको समझे बिना आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सियासत किधर जा रही है। आज की तारीख में नीतीश कुमार के पक्ष में कोई 2009 और 10 वाला माहौल नहीं है। नीतीश कुमार के पक्ष में कोई प्रो इनकम्बेंसी नहीं है। नीतीश कुमार अति पिछड़ा महादलित समुदाय के सर्व स्वीकार्य नेता भी अब नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी गैर राजद पिछड़े वर्ग के वोटरों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मजबूरी में ही सही या खुशी से ही सही, दोनों ही परिस्थितियों में स्वीकार किए जाने वाले चेहरे के तौर पर जरूर दिखाई दे रहे हैं। उसके ज्यादातर वर्ग के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले चेहरे जरूर दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि कोई मन से वोट दे रूरल बिहार में, ग्रामीण बिहार में कोई मन से वोट दे या बेमन से वोट दे, वोट उसे जनता दल यूनाइटेड को इन समुदायों से ठीक ठाक मिलने की संभावना है अभी भी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 74 सीटें उसे पिछली बार मिल गई थी। पिछली बार राजद को 75 मिली थी, जेडीयू को 43 सीटें, 43 सीट, और बीजेपी को राजद से एक कम 74 सीटें मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे मजबूत गढ़ यानी शहरों में पिछड़ रही है, और शहरों में पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण प्रशांत किशोर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास अर्बन बिहार में ठीक ठाक वोट बैंक दिख रहा है, और प्रशांत किशोर के पास जिस तरह का वोट बैंक दिख रहा है, याद रखिए, यदि प्रशांत किशोर ने 6% वोट हासिल कर लिए, जो किसी भी राज्य में राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता हासिल करने के लिए जरूरी वोट बैंक है, यदि उसे हासिल कर लिया तो तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट तक या उसके नीचे भी सिमट सकती है। प्रशांत किशोर के वोटों का आंकड़ा इतना जरूरी कैसे हो जाता है, इसे समझने के लिए पिछले चुनाव का चिराग मॉडल समझना जरूरी है। चिराग पासवान की पार्टी 2020 के चुनाव में टारगेटेड तरीके से, लक्षित तरीके से चुनाव लड़ रही थी जेडीयू वाली सीटों पर। जेडीयू वाली सीटों के अलावा उसने इक्का दुक्का ही उम्मीदवार खड़े किए थे कहीं और। मोटे तौर पर कहें तो ग्रामीण बिहार की सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, और चूंकि चिराग पासवान जिन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समुदाय के ज्यादातर लोग अब भी गांव में रहते हैं, और वहां बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सामाजिक समूह के साथ जिस तरह का सामाजिक गठबंधन लोजपा के पक्ष में बना, उसने एनडीए के नाम पर मिलने वाले वोटों से नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को वंचित कर दिया, और महज 5.4% वोट पाकर, यानी 5.5% लगभग वोट पाकर चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड को 50 के नीचे पहुंचा दिया, 40 के आसपास यानी 43 सीटों पर पहुंचा दिया था। यही स्थिति अगर कल्पना कीजिए प्रशांत किशोर ने शहरी बिहार में खड़ी कर दी या सेमी अर्बन विधानसभा सीटों में खड़ी कर दी, तब क्या होगा? अभी प्रशांत किशोर के बारे में ठीक ठीक आकलन कर पाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि 75 के करीब वो अति पिछड़ा उम्मीदवार खड़े करेंगे, बड़ी संख्या में मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो प्रशांत किशोर के पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार और अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों को क्या उतना वोट मिल पाएगा जितना आकर्षण और जितना सड़क की बहस मुबाहिसों में बीजेपी के कोर वोटर माने जाने वाले सामाजिक समूहों के लोग प्रशांत किशोर के पक्ष में जिस तरह का माहौल बनाते दिख रहे हैं, क्या वो स्तर प्रशांत किशोर जेडीयू के वोट बैंक वाले सामाजिक समूह में हासिल कर पाएंगे? अगर वाकई वो वहां तक हासिल कर पाए, तब तो इतना तय है कि प्रशांत किशोर रूरल बिहार में भी खेल करेंगे, और उस स्थिति में वो वोट काटने की हैसियत में नहीं बल्कि ठीक ठाक संख्या में सीटें जीतने की हैसियत में भी आ सकते हैं। अब ये बड़ा ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है कि क्या अति पिछड़ा वर्ग प्रशांत किशोर पर एतबार करेगा, क्या महादलित वर्ग प्रशांत किशोर पर एतबार करेगा, क्या अल्पसंख्यक वर्ग प्रशांत किशोर पर एतबार करेगा, या प्रशांत किशोर पर सिर्फ तिलक तराजू और तलवार माने जाने वाले समुदायों के वोट ही माहौल बनाते हुए दिखेंगे। ये पार्टी 1995 की बिहार पीपुल्स पार्टी तो नहीं बन जाएगी, आनंद मोहन वाली बिहार पीपुल्स पार्टी। ये एक परिस्थितियां प्रशांत किशोर को लेकर बन रही है। सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा से तेजस्वी यादव को फायदा क्या हो रहा है। इस फायदे को ध्यान में रखने के पहले चिराग मॉडल से फायदा क्या हुआ था तेजस्वी यादव को, उसे भी ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर बिहार के बारे में एक सटीक आकलन के करीब पहुंचा जा सकता है। चिराग पासवान की पार्टी की को मिलने वाले वोटों ने 50 सीटों के आसपास सिमट रही राष्ट्रीय जनता दल को 75 के आंकड़े तक पहुंचा दिया था, यह सत्य है। कांग्रेस पार्टी को भी 4-5 सीटें जिता दी थी,
2-3 सीटों पर लेफ्ट को भी चुनाव जिता दिया था। कुल मिलाकर कहें तो 35-36 सीटें या 35 से 40 के बीच सीटें महागठबंधन के पक्ष में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर ने बढ़ा दी थी। वहीं 5-7 सीटें ओवैसी फैक्टर ने कम भी कर दी थी। यानी 32-33 सीटें, अगर इन दोनों नफा नुकसान को एनालाइज करते हुए बात करें तो 32-33 सीटों का इजाफा कर दिया था इस फैक्टर ने। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या होगी। कांग्रेस पार्टी दरअसल अभी उसी भूमिका में दिखाई दे रही है जिस भूमिका में 2013 के चुनाव में कर्नाटक में जेडीएस दिखाई दे रही थी। जेडीएस और भाजपा के विधायक बराबर हो गए थे और तब टॉस से नेता विपक्ष का फैसला करना पड़ा था। कर्नाटक में 40-40 विधायक दोनों के हो गए थे। वो हालात बिहार में कांग्रेस पार्टी बना सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई स्ट्रेटेजिक तरीके से चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस पार्टी अभी भी कोटा सिस्टम पर चुनाव लड़ेगी कि फला नेता के, अमुक नेता के 4 कैंडिडेट होंगे, अमुक के 4 होंगे, दिल्ली दरबार में किसी के 4 होंगे तो किसी के 5 होंगे तो किसी के 2 होंगे। क्या उस फॉर्मूले से चुनाव लड़ेगी? और उस फॉर्मूले से चुनाव लड़ेगी तो 19 सीटें आ जाए तो वो गनीमत है। लेकिन वाकई कांग्रेस ने यदि व्यावहारिक रवैया अपनाया, जो पिछले 30 सालों में व्यावहारिक रवैये का अभाव दिखा है अब तक, उस अभाव से कांग्रेस पार्टी बाहर निकल गई तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी ने जो माहौल बनाया, राजेश राम के चेहरे का जिस ढंग से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बगल में खड़ा करके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो फैक्टर, वो कार्ड अगर चल निकला और मैनेजमेंट सही रहा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अगर 60 सीटों पर लड़कर ही 40 सीटें पार करती हुई दिखाई दे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखिए, इस चुनाव में कांग्रेस के पास जाति आधारित वोट बैंक भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, मुद्दा आधारित वोट बैंक भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दलित वर्ग का एक स्वाभाविक आकर्षण संविधान बचाओ के मुद्दे के साथ कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। कांग्रेस वाली सीटों पर, महागठबंधन की सभी दलों वाली सीटों पर नहीं, कांग्रेस के द्वारा लड़ी जाने वाली सीटों पर। वहीं कांग्रेस पार्टी दूसरे सामाजिक समूहों में, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे ओबीसी ईबीसी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इन सब में ठीक ठाक वोट लाने की स्थिति में जा रही है और राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर कांग्रेस के साथ तो रहेगा ही रहेगा। जो हालात बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ा सकती है। तो इस हालात में कांग्रेस पार्टी जितना स्ट्राइक रेट बढ़ाएगी, बीजेपी को उतना नुकसान होगा। प्रशांत किशोर जितना आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, उतना नुकसान होगा। और वैसे बीजेपी की स्थिति बताएं तो क्या बताएं, संजय जायसवाल और राधा मोहन सिंह चंपारण के इलाके में अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली से एक पत्रकार भी चुनाव लड़ने के लिए भेज दिए गए हैं, एक चैनल से रिजाइन करा के। कहा जा रहा है वो राधा मोहन सिंह को पसंद नहीं है। ठीक इसी तरीके से नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की जो स्थिति है, इन दोनों के बीच ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि सत्ता आ गई तो। और कुछ ऐसे नेता है, बल्कि ज्यादातर ऐसे नेता है जो अपने राजनीतिक भविष्य को वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान नहीं बनने देना चाहते। वो इस जुगत में लग गए दिखाई दे रहे हैं कि बेहतर है कि जेडीयू के हाथ में ही कमान रहे, ताकि अपने बीच से कोई सुपर बॉस ना हो जाए। क्योंकि उस सुपर बॉस होने की स्थिति में आडवाणी करण आडवाणी बनने के पहले ही ना हो जाए बिहार में। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिर फुटअव्वल का कारण है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को भी डेंट लगा रही है। कुछ डेंट तो जाति जनगणना के सहारे नीतीश कुमार ने लगा ही दिया था। और अब 40-80 के बीच में जो बिहार सिमटा हुआ नजर आ रहा है, कौन 80 के करीब पहुंचेगा। याद रखिए, इस चुनाव में जो मेरा आकलन है वो साफ साफ उससे ये दिखाई दे रहा है कि कोई एक पार्टी ही इन तीनों पार्टियों में, यानी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी में कोई एक पार्टी ही 70 सीटों का आंकड़ा चुनाव में पार करेगी। इस बार वो हालात नहीं होंगे 2015 की तरह की दो पार्टियां 70 के आंकड़े के पार चली जाए। कोई एक पार्टी ही 70 पार करती हुई दिखाई दे रही है। इतने सारे फैक्टर आ गए हैं, इतने सारे जातीय समूह वाली पार्टियां खड़ी हो गई है कि अब इसमें चुनावी हिंदुत्व की स्थिति भी वही हो गई है कि डगरा का बैगन बिहार में कहते हैं कि उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। वो भी रायता फैला हुआ है और मंडल पॉलिटिक्स के अंदर भी अलग अलग सामाजिक समूहों के इतने जातीय नेता हो गए हैं कि 2015 की तरह उनको भी एकजुट कर पाना लगभग असंभव सा काम हो चला है। तो इन सब के बीच मंडल भी बिखर रहा है, कमंडल भी बिखर रहा है। तो आगे कौन जा रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए,
कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार करते हैं कि एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट कैसे दिखाई देती है, महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट लिस्ट कैसे दिखाई देती है, और प्रशांत किशोर जिन्हें पोल मैनेजमेंट में महारत हासिल है उनकी कैंडिडेट लिस्ट कैसे दिखाई देती है। इसी पर बिहार का चुनाव काफी हद तक निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।